नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र और अजीत पवार की। दरअसल अजीत दादा पवार जब से नई सरकार बनी है देवेंद्र फडणवीस की, तब से ही आप पहले से ही जब सरकार बनने की कवायद चल रही तब से ही दादा पवार बहुत खुश हैं और एक तरह से उनकी बल्ले बल्ले जैसी दिखती है। लोग मान के चल रहे हैं कि दादा एकदम से खुल के बीजेपी के साथ हैं, फडणवीस के साथ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और बड़े खुश खुश दिखते हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले जो उन्होंने पोस्टरिंग शुरू किया था मुस्कुराने का, जो उन्होंने शायद मीडिया के लिए उन्होंने नई पोस्टरिंग शुरू की थी, वो आज लगातार मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराने के मूड में है। और शायद इसका सबसे बड़ा कारण है कि दादा को जो है विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है। वो अनएक्सपेक्टेड थी उनके लिए, हो सकता है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अजीत दादा पवार को भविष्य दिख रहा है। अब कई लोग इस बात को मानने लगे हैं कि शायद अजीत दादा पवार महाराष्ट्र की राजनीति में भविष्य के नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार से उस तरह तुलना नहीं हो रही कि उनकी राजनीतिक यात्रा जेपी आंदोलन कहां से शुरू हुई, वो सब अलग बात है। भविष्य के नीतीश कुमार का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दादा की बड़ी भूमिका होगी। अजीत दादा पवार बहुत ऑड कंडीशन से उभर के आए हैं। एक बार बहुत सारे आरोप थे लंबे समय से, बाद में 2019 में फडणवीस के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली, 80 दिन सरकार चली, फिर बाद में वापस एनसीपी में चले गए, फिर एनसीपी उन्होंने तोड़ दिया। इतने तमाम आरोप और एक तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी का इशू था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को तोड़ने के बाद पूरी पार्टी उनके पास आ जाने के बावजूद लोकसभा में बड़ी हार हुई, तो माना जाने लगा कि भाई शरद पवार की जो विरासत है वो दादा तक ट्रांसफर नहीं हो रही है, पवार साहब के पास ही एनसीपी है, या जनता में एनसीपी की जो पहचान है वो पवार साहब के साथ है। लेकिन 4 या 5 महीनों बाद जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो सब कुछ पलट गया। आज दादा के पास 41 विधायक है। कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट या जानकार इस तरह की कल्पना नहीं करता था। और खास बात यह है कि दादा की उपलब्धियां उनकी अपनी राजनीति के साथ आई है। विधानसभा चुनाव के दरमियान दादा अपनी राजनीति को लगातार पुश करते रहे। जिस तरह से माइनॉरिटी का मुद्दा उठा या बटेंगे तो कटेंगे के सवाल पे उन्होंने भाजपा के पूरे मुद्दे को खारिज किया, या भाजपा के हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति पे बार बार कमेंट करते रहे, या महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चलेगा इस तरह का जो सामाजिक बंटवारा है, इस तरह की बातें करते रहे वो। यहाँ तक कि मुंबई में जो है टिकट देने के सवाल पर जब नवाब मलिक की बात आई तब भी उन्होंने अपनी बात रखी, नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया। और एक तरह से पूरी जो उनकी राजनीति है या एनसीपी की पूरी राजनीति, उसको लगातार सामने पुश करते रहे। और चुनाव के दरमियान राष्ट्रीय मीडिया के तमाम सारे मंचों में बैठ कर उन्होंने अपनी बात पूरी ताकत से कही। एक तरह से बात उस समय भाजपा के खिलाफ जा रही थी, यह बात परेशान भी कर रही थी, दादा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये आत्मघाती भी हो सकती थी। लेकिन अब चुनाव के बाद ये समझ में आ गया कि दादा जो कुछ भी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बगावत कर रहे थे। दादा के भाजपा के साथ अच्छे रिश्ते थे, या देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, तभी तो उन्होंने बतौर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने शपथ लिया था। और तब से लगातार दादा जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है। अब देवेंद्र फडणवीस वो 2014 से 2019 के बीच वाले फडणवीस नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के मजे हुए राजनेता है। वो चीजों के साथ चलना जानते हैं, समझौते करना जानते हैं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ दादा की जुगलबंदी बड़ी कमाल की हो गई है, लेकिन इसका दादा ने इस्तेमाल किया और दादा को इसको फायदा मिला। अपनी पूरी राजनीति के साथ दादा जिस तरह उभर के आए हैं वो दादा के पक्ष में जाता है। यहीं पर दादा की ताकत बढ़ जाती है और दादा की भूमिका बढ़ जाती है। आज यही कारण है कि जहां पर सरकार बनने की बात हुई तो एकनाथ शिंदे लगातार परेशान है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की दूसरी दिक्कत है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी छवि गढ़ी थी। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ के आए थे, नई पार्टी बनाए थे, लेकिन आज भी एकनाथ शिंदे की दिक्कत है कि उनकी अपनी राजनीति की जमीन नहीं है। वो बतौर मुख्यमंत्री वो बहुत बड़े चेहरे बने थे। एकनाथ शिंदे का कद बहुत बड़ा हो गया था। एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि अभी भी शिवसेना एकनाथ शिंदे को काउंटर करने के लिए मैदान में रहेगी। एकनाथ शिंदे को जो है अपनी राजनीति को इस्टेब्लिश करना है। हिंदुत्व की जमीन पे एकनाथ शिंदे जिस राजनीति से बड़े हुए हैं, जिसको लेकर के वो भाजपा के साथ आए थे, उस पर अब उनके पास कुछ बचेगा नहीं और एक पूरी टीम को संभालना है। इस नाते एकनाथ शिंदे परेशान है। उनको उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। दादा के साथ ये संकट नहीं है।
अजीत दादा पवार के साथ ये स्थिति है कि शरद पवार की लगभग ये लास्ट पॉलिटिकल इनिंग है। चुनाव प्रचार के दरमियान भी शरद पवार बार बार कहते रहे कि भाई इसके बाद शायद वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लें। तो जाहिर सी बात है कि अब जहां पे शरद पवार खड़े हैं उसके बाद राजनीतिक सक्रियता उनकी कितनी बचती है नहीं मालूम है। हालांकि किसी भी पार्टी के बारे में ये कह देना कि अब उसका भविष्य खत्म हो जाएगा या पार्टी खत्म हो जाएगी, बहुत गलत बात है। लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के जो हालात हैं, शरद पवार जिस मोड़ पे खड़े हैं या जिस तरह की वो बातें करते रहे हैं, जाहिर सी बात है कि शरद पवार या तो उनकी पार्टी के कल कांग्रेस में विलय हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता और शरद पवार राजनीति में सक्रिय नहीं होते तो पार्टी नहीं बचेगी या उस पार्टी के पास बहुत कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद यहीं पे शरद पवार के लिए भी बड़ा सुखद है या अजित पवार के लिए भी सुखद है कि उनकी पार्टी एनसीपी खड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति में और मजबूती के साथ खड़ी है, और अब वो पार्टी आगे जाएगी। अगले 5 साल के बाद पार्टी किसी नए डायमेंशन की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी या एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो खुली पार्टी है, वैचारिक स्तर पे तमाम सारे फोर्सेस के रैलिंग पॉइंट हो सकती है। और बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2029 में बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, जैसा कि अमित शाह ने कहा, यह बीजेपी का टारगेट है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार अपने विस्तार पर लगी हुई, लेकिन अभी भी बीजेपी महाराष्ट्र में 27-28% वोट बैंक की पार्टी है, उससे बड़ी पार्टी नहीं है। और भले 132 सीटें बीजेपी के साथ है, उसमें तमाम सोशल अलायंसेस का बड़ा रोल है। बीजेपी इस बात को जानती है कि अभी भी बीजेपी अकेले महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाएगी। 2029 में भी बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कुछ चीजें बदल जाए, लेकिन अब तक के जो हालात है उसी हिसाब से। और अजीत दादा पवार बीजेपी के बहुत बेहतरीन सहयोगी है। अजीत दादा पवार एक दूसरे वैचारिकी से आते हैं जो बीजेपी के राजनीति को विस्तार देंगे, जो शिवसेना कांग्रेस के साथ करती है या शिवसेना कांग्रेस की डायमेंशन में हो रहा था, लोकसभा में हुआ था, विधानसभा में फेल हो गया। अजीत दादा पवार के साथ दूसरी खास बात है कि अजीत दादा पवार एक बड़े सामाजिक लीडरशिप को एड्रेस करते हैं, मराठा, दलित, माइनॉरिटी और दूसरे तमाम सामाजिक गठबंधनों को एड्रेस करते हैं। भले ही पश्चिम महाराष्ट्र तक सीमित रहे हों, लेकिन उनके विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं। उनके पास काफी संख्या में महाराष्ट्र के बड़े लीडर्स हैं, जो एनसीपी के सारे बड़े लीडर्स कमोबेश उनके पास हैं, तो उनके पास काफी कुछ है अभी करने के लिए। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या अजीत दादा पवार की राजनीति की भाजपा को जरूरत रहेगी। और अगर भाजपा को जरूरत रहेगी इसलिए भी क्योंकि भाजपा भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में है और कल भी रहेगी। विधानसभा चुनाव हारने से कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो गई। भाजपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अक्रॉस द महाराष्ट्र, सारे जो जोन्स हैं, जो सारे इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहां कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को ही बीजेपी को काउंटर करना है। बीजेपी कांग्रेस की जमीन पे खड़ी हुई है, कांग्रेस की जमीन छीन के खड़ी हुई है। कांग्रेस अपनी जमीन रिगेन करने की कोशिश कर रही है। उस दौर में भी बीजेपी के पास अजीत पवार कांग्रेस को काउंटर करने के लिए होंगे या कांग्रेस के हिस्से की वोट छीनने के लिए होंगे, तो उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। यहीं पर नीतीश कुमार की भूमिका में आते हैं, तो भाजपा के लिए उनकी बड़ी उपयोगिता है। दूसरी खास बात यह है कि अजीत दादा पवार की अपनी राजनीति की बड़ी भूमिका बन सकती है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी कल नई बड़ी भूमिका बन जाए। वो एक ऐसे प्रासंगिक नेता बन गए हैं। अगर शरद पवार की राजनीति खत्म होती है या शरद पवार की राजनीति कांग्रेस में विलय हो जाता है या वो सक्रियता नहीं बनती, तो अजीत दादा पवार की महाराष्ट्र में बड़ी भूमिका है। उनकी भूमिका दिख रही है अब। और यहीं पर अजीत दादा पवार जो है वो शायद इसी बात को लेकर के बल्ले बल्ले हैं उनका, इसी बात को लेकर अजीत दादा पवार लगातार मुस्कुरा रहे हैं। वो भूमिका उनकी बड़ी पॉजिटिव है और पोजिशनिंग हो गई है। राजनीति में पोजिशनिंग का बड़ा मतलब है, युद्धों में पोजिशनिंग का बड़ा मतलब है। आदमी पहाड़ी में कहाँ खड़ा है, उस पोजिशनिंग से उसकी वार स्ट्रेटजी बदल जाती है, अच्छी हो जाती है। एक आदमी नीचे, एक आदमी ऊपर है, तो ऊपर वाला आदमी स्ट्रेटजिक पोजीशन में होता है। अजीत दादा पवार की पॉलिटिकल पोजीशनिंग महाराष्ट्र में ऐसी हो गई है कि वो लगभग नीतीश कुमार की भूमिका में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको अपने साथ रखना उनकी जरूरत होगी। भाजपा के लिए उपयोगी होंगे वो, जो उपयोगी होगा उसको आप साधेंगे। कांग्रेस पार्टी भी दादा को आज नहीं तो कल अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है, अगर दादा इतने मजबूत रहते हैं पश्चिम महाराष्ट्र में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उस वोट बेस को बचाए रखते हैं अपने साथ, तो उनकी अपनी वैचारिकी की एकता है। तो यहीं पे आकर के अजीत दादा पवार की भूमिका नीतीश कुमार की बन जाती है। दादा जो है 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लोग मान के चल रहे थे कि अब शायद वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, मुख्यमंत्री का सपना ना देख पाए, लेकिन अब शायद ऐसा भी हो सकता है, कल कुछ बड़ा कमाल हो जाए, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। तो दादा के लिए काफी बड़ा आसमान है। दादा के लिए भविष्य में राजनीति की बड़ी संभावनाएं हैं और उनकी जो पोजीशनिंग है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए कल उपयोगी रहेंगे वो। और खास बात यह है कि एक बड़ी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, ढेर सारे
बड़े नेताओं की पूरी टीम के साथ, अपने वैचारिकी के साथ खड़े हैं। तो शरद पवार की राजनीति को उन्होंने ओढ़ रखा है। भले पवार साहब ने ट्रांसफर न किया हो विरासत, हो सकता है कल ट्रांसफर भी कर दें वो। तो अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ एक नई भूमिका में है और वो कमोबेश नीतीश कुमार जैसी भूमिका महाराष्ट्र में बना सकते हैं। तो जो लोग बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में चमक सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। निश्चित रूप से अभी क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में और भी सारे धड़े हैं, इसलिए राजनीति में अकेला एक धड़ा इतना ताकतवर नहीं हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति है कि वो भाजपा के साथ जाते हैं तो वहां सरकार बन जाएगी, उधर जाएंगे तो वहां सरकार बन जाएगी। अभी महाराष्ट्र में यही स्थिति नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी उनकी पोजिशनिंग ऐसी है कि कल उनकी भूमिका इस तरह की हो सकती है और कमोबेश वहां खड़े हैं जहां पर उसी तरह की भूमिका में हैं, वो दोनों के लिए उपयोगी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। आज की 41 सीटों के भरोसे नहीं, कल के राजनीति के भरोसे। तो बेसिकली यह है कि अजीत दादा पवार के लिए बहुत संभावनाएं हैं, इसी नाते उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। यही कारण है कि दादा बहुत उठापटक नहीं कर रहे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर उन्होंने उठापटक तब शुरू किया जब शिंदे ने अपनी उठापटक शुरू की थी। एक तरह से वो शिंदे को रोकने के लिए उठापटक कर रहे थे। उनको मालूम है मुझे कितना मिलना है और कितना मिलेगा, उन्हें मिल जाएगा। अजीत दादा पवार अपने भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। हालांकि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, बहुत कुछ बनता बिगड़ता रहता, लेकिन आज की स्थितियों में उनके दोनों हाथ में लड्डू है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो बहरहाल आज दादा की बात करनी थी, फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।